बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं किस चीज के, साइटोस्केलेटन के, तो उन्हीं से एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल, जिसके बारे में थोड़ा सा कल हमने पढ़ा था और बाकी आज पढ़ेंगे। इसी तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स से दो और सेलुलर स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं। तो सेंट्रियोल का बुनियादी काम क्या है? सेंट्रियोल का बुनियादी काम ये है कि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं उसको एक खास लेवल पर क्या करता है, क्रोमोसोम्स को एक खास लेवल पर लेकर आता है, जिसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं या मेटाफेज प्लेट उसको कहते हैं, जैसे इस डायग्राम के अंदर गिवन है। तो ये ब्लू कलर से हमने किसको शो किया है? ब्लू कलर से हमने ये दीज आर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये के इन क्रोमोसोम्स को क्या करना है, इन क्रोमोसोम्स को सेंटर पर अलाइन करना है। ये जो स्टेज हमने यहां पर लिखी है, ये कौन सी स्टेज है सेल डिवीजन की? दिस इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में होता ये कि सारे क्रोमोसोम्स कहां पर आ जाते हैं? सारे क्रोमोसोम्स जो है ये इक्वेटोरियल प्लेट या इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, वहां पर आ जाएंगे। तो ये जो टॉपिक का हिस्सा है जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको आपने कहां पर पढ़ा? ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर। किस नाम से? ये जो स्ट्रक्चर है जो कुछ यहां पर बना हुआ है, तो इसको आपने क्लास 9 में स्पिंडल एपैरेटस के तौर पर पढ़ा है। किसके तौर पर पढ़ा है? स्पिंडल एपैरेटस। और ये कि इनके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। पर इसकी डिटेल में आते हैं हम। तो सेंट्रियोल को सेंट्रियोल किस वजह से कहते हैं? सेंट्रियोल को सेंट्रियोल इस वजह से कहते हैं कि ये सेल के सेंटर में है। सेल के कहां पर है? सेंटर के अंदर है। तो जब ये सेल के सेंटर में हुए, सेल के दरमियान में हुए, इस वजह से इनका नाम क्या आ गया? सेंट्रियोल। इसी तरह इनके लिए एक और वर्ड यूज होता है, किस चीज का? सेंट्रोसोम का वर्ड यूज होता है। किसका वर्ड यूज होता है? सेंट्रोसोम का वर्ड। असल में सेंट्रियोल न्यूक्लियस के अगर पास हैं तो ये किस शक्ल में होंगे? न्यूक्लियस के अगर पास हैं तो ये पेयर की शक्ल में होंगे। किस शक्ल में होंगे? पेयर। यानी फर्ज करें हम ये कहते हैं कि दिस इज अ सेल, और ये जो सेल है इसके सेंटर में क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ क्या है? इस न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ सेंट्रियोल्स यहां पर पड़े हुए होंगे, इसके सेंटर में पेयर ऑफ सेंट्रियोल होते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल किस तरह से पड़े होते हैं? तो पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स के बाहर एक मटेरियल होता है जिसको हम पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। ये जो पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल है तो इसने पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को कवर किया है। अब ये एक बॉडी, एक स्ट्रक्चर बन गया है। ये जो बॉडी या स्ट्रक्चर बन गया है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। समझ आ गई? तो एक टर्म हमने यूज की क्या? सेंट्रियोल की, और दूसरी टर्म क्या? सेंट्रोसोम। तो इसके साथ आप लिख लें कि सेंट्रोसोम हम किसको कहते हैं? सोमा का वर्ड हम बार-बार पढ़ चुके हैं कि बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम की बॉडी क्या कहलाती है? लाइसोसोम कहलाती है। समझ आ गई? परऑक्सीडेजेस या कैटालेजेस वाली जो बॉडी है वो परऑक्सीसोम कहलाती है। तो अब ये कि सेंट्रोसोम क्या है? दीज आर पेयर ऑफ centrioles forming a structure covered by pericentriolar material। पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल जो है उसने इसको क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। अब इससे आगे चलें कि सेंट्रियोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि सेंट्रियोल क्या चीजें हैं। अच्छा, हमने क्या लिखा? हमने दो तीन बातें जो है वो लिखी। पहली बात हमने क्या लिखी? पहली बात हमने ये लिखी कि सेंट्रियोल बनता है 9 ट्रिप्लेट से। तो 9 ट्रिप्लेट्स कैसे होंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। फिर ये कि इसकी कंपोजिशन क्या है? तो ये बना हुआ बुनियादी तौर पर माइक्रोट्यूब्यूल से है।
फिर ये क्या बना रहा है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता है विच इज कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के लिए हम एब्रिविएशन क्या लिख लेते हैं, इसके लिए हम एब्रिविएशन लिखते हैं MTOC, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, हेल्पिंग इन सेल डिवीजन, यानी इसका जो बुनियादी रोल है वो क्या है कि सेल डिवीजन के अंदर क्या करना, सेल डिवीजन के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनको अलाइन करना। क्रोमोसोम्स को क्या करना, क्रोमोसोम्स को अलाइन एंड सेपरेट टू ऑपोजिट पोल्स। तो सेल डिवीजन में बुनियादी तौर पर होता क्या है, देखिए सेल डिवीजन में होता ये है कि फर्ज करें एक सेल है, सिंगल सेल है। अब इस सिंगल सेल का क्या है, इस सिंगल सेल में न्यूक्लियस है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये खत्म हो जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, और इसके अंदर का जो मटेरियल है उससे क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स। बाद में ये सारे के सारे क्रोमोसोम जो है ये कहां पर आ गए, ये सारे के सारे क्रोमोसोम यूं सेंटर पर आ गए और इसने इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बना ली, जो कि यहां पर हमने बनाया। इसके बाद होगा ये कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। यू जब ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसका उलट होगा। यानी ये काम जो है किस में हो रहा है, तो ये काम मिसाल के तौर पे हम कहेंगे न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ प्रोफेज में, और ये काम हुआ मेटाफेज में। एनाफेज में ये अलग हो गए, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगेन ये जो एक एंड पर क्या बन जाएगा, एक एंड पर न्यूक्लियस बन जाएगा, दूसरे एंड पर क्या होगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। उसके बाद होगा ये कि ये डिवाइड हो जाएगा, किसमें डिवाइड हो जाएगा, दो सेल में। एक न्यूक्लियस यहां पर है, एक न्यूक्लियस यहां पर है। बाद में ये जो दरमियान में फरो है ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक सेल से क्या बन गया, दो सेल। दिस इज द सेल डिवीजन। तो अलाइन एंड सेपरेट जो क्रोमोसोम्स हैं क्या, ऑपोजिट पोल्स। अब ये ऑपोजिट पोल क्या है, तो एक पोल इस साइड पर है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज रिगार्डेड एज नॉर्थ पोल। इसको हमने क्या नाम दिया, नॉर्थ पोल का नाम दिया। और इसके बाद ये जो नीचे वाला आपको नजर आ रहा है, तो इसको उसने क्या नाम दिया, हमने साउथ पोल। तो पहले इसको सेंटर पर अलाइन करेगा और फिर एक जानिब और दूसरी जानिब उसने इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। ये है इसका फंक्शन। सेंट्रियोल्स के अगर डायमीटर की बात करें या ये के साइज की बात करें तो वो कितना है, तो इसका डायमीटर 0.2 माइक्रोमीटर है। कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ कितनी है, तो 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक, 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक इसकी क्या है, लेंथ है, यानी इतनी जो है इसकी लंबाई होगी। अच्छा, अब ये कि जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल कहां पर मौजूद होते हैं या किस तरह के सेल्स के अंदर मौजूद होंगे, अकरेंस। तो सेंट्रियोल होते हैं एनिमल सेल के अंदर, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर। और एनिमल सेल की तरह के जो सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्रोटिस्ट या प्रोटोजोम्स कहते हैं। तो दे आर फाउंड इन एनिमल्स और प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होंगे सेंट्रियोल्स। अब आए इसकी तरफ कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। पहले तो ये नोट कर लें कि बैरल हम किसको कहते हैं, बंदूक की जो नाली होती है उसके लिए हम बैरल का वर्ड यूज करते हैं। तो इसकी शेप भी क्या है, बैरल की तरह है। अब ये अंदर से क्या है, तो अंदर से ये हॉलो है, अंदर से क्या है, हॉलो। अब अगर हम इसको काउंट करें कि कितने माइक्रोट्यूब्यूल, देखिए ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल और ये तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल, समझ आ गई। तो ये तीन क्या हो गए, ये तीन एक ट्रिपलेट हो गया। क्या हो गया, ट्रिपलेट। अब ये एक ट्रिपलेट है, कितना ट्रिपलेट है, एक। तो एक ट्रिपलेट ये 2 3 4 5 6
7 8 9, ठीक है। 9 ट्रिपलेट्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि हॉलो है, बैरल शेप है, जो कि हॉलो है और क्या है, बैरल शेप है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। अब ये ट्रिपलेट किसका है? तो जैसे पहले हमने बताया कि दिस ट्रिपलेट इज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और जाहिर बात है अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल है तो ये किससे बना होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है उससे इसकी सिंथेसिस हुई है। अब आए इसकी तरफ कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है जो हमें नजर आ रहा है, तो इस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर में सेंट्रियोल की वजह से ये अरेंजमेंट किस तरह से आई है? देखिए, सेंट्रियोल सेल डिवीजन से पहले इसकी भी क्या होती है? डिवीजन होती है या रेप्लिकेशन होती है? क्या होती है? डिवीजन या रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, अब ये जो ब्लैक कलर से हमने यहां पर बनाए हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो इस एंड पे है तो इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इसी तरह हर क्रोमोसोम से क्या निकला हुआ है? तो अगर गौर से देखें तो हर क्रोमोसोम जो है उसमें से उसके सेंटर में, यानी जहां पर एक रीजन बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर में से क्या निकला हुआ है? काइनेटोकोर में से माइक्रोट्यूब्यूल निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? ये वाले माइक्रोट्यूब्यूल। इनको हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। सही। तो तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये तीनों एक खास अरेंजमेंट में आकर क्या बना रहे हैं? एक खास अरेंजमेंट में आकर माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बना रहे हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है इसने असल में क्या बनाया है? वो चीज जिसको पहले आपने स्पिंडल एपरेटस के तौर पे पढ़ा, ये वो स्ट्रक्चर बनाया है जो कि क्रोमोसोम्स को अलाइन करता है और अलाइन करने के बाद एनाफेज में उनको सेपरेट कर देगा। सो दिस इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल। कि हमने कहा कि बैरल शेप स्ट्रक्चर, इसकी कंपोजिशन क्या है? तो इसकी कंपोजिशन ये है कि 9 ट्रिपलेट से बना हुआ है। फिर ये कि ट्रिपलेट किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल। और इसने माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बनाना है जिसने हेल्प करनी है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमने यहां पर प्लांट्स में लिखा, तो प्लांट्स में इसका जो अल्टरनेट है वो क्या है उसको भी साथ में नोट कर लें कि प्लांट में इसका जो मुतबादिल है वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और उसके साथ साइटोस्केलेटन के प्रोटीन्स बनाते हैं एक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रेगमोप्लास्ट। तो प्लांट्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये किससे बना? फ्रेगमोप्लास्ट से बना। और फ्रेगमोप्लास्ट क्या है? साइटोस्केलेटल प्रोटीन और जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडीज उससे मिलकर बनता है।